हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th हिंदी मीडियम की साइंस, जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। मतलब सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु किस प्रकार हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। आपने अपने आसपास बहुत सारे पौधे देखे होंगे, जंतुओं को देखे होंगे और सजीव भी देखे होंगे, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हम बिना यंत्र यानी कि बिना सूक्ष्मदर्शी के उसको नहीं देख सकते। उन्हें क्या कहते हैं? हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती हैं तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है, जिसे हम फफूंदन बोलते हैं, जो रोटी पर या ब्रेड पर आ जाती है, ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से हम उनको देख सकते हैं, जो रोटी पर क्या फफूंद जम जाती है, उसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएँ दिखाई देंगी। जब हम उसको आवर्धक लेंस से देखेंगे तो उसमें हमें क्या दिखाएंगी? गोल सूक्ष्म संरचनाएँ दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएँ क्या हैं? तो जो संरचना हमको दिखाएंगी वो क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं। यहाँ कहाँ से आई हैं वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप सूक्ष्म जीव। क्रियाकलाप 2.1 देखिए, बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। क्या करना है आपको? बगीचे अथवा मैदान से क्या लेना है? एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लेना है और उसमें क्या डालना है? जल डालना है। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रक्षेपण कीजिए। आप क्या देखते हैं? तो जब आप बगीचे या मैदान से कहीं से मिट्टी को लेकर एक बीकर में डालिए, उसमें जल डालिए और उसके बाद क्या कीजिए? मिट्टी को बैठ जाने दीजिए। मिट्टी के जो कण हैं वो बीकर में बैठ जाएं, तो उसके बाद जल की एक बूंद को स्लाइड में लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका प्रक्षेपण करेंगे तो उसमें आपको सूक्ष्म जीव आपको दिखाई देंगे जल की बूंद में। क्रियाकलाप 2, एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंद लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका प्रक्षेपण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? उसके बाद देखिए, इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। पानी में भी और मिट्टी में भी क्या रहते हैं? अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? हम उन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते हैं। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, लेकिन उसमें से कुछ क्या है, जैसे कि ब्रेड पर जो फफूंद लगती है उस पर जो कवक उगते हैं उसको हम आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। जो ब्रेड पर फफूंदन होती है उसको हम आवर्धक लेंस की सहायता से भी देख सकते हैं, लेकिन अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। तो सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। कौन कौन से वर्ग हैं वो? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव चित्र 2.1 और से 2.4 में दर्शाए गए हैं। किसके? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के चित्र आपको दर्शाएं, जो हम आगे देखेंगे। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु वायरस को कहते हैं। विषाणु क्या है? एक सूक्ष्म जीव हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। विषाणु क्या है? एक सूक्ष्म जीव हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। वे केवल क्या करते हैं? परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधों अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु क्या करते हैं? केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी यानी कि
दूसरे पर ही मतलब दूसरे में ही गुणन करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं वो पौधे तथा जंतु दोनों में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। तो कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा ये भी क्या होते हैं, विषाणु के द्वारा होते हैं। और कुछ जो बीमारियां हैं जैसे कि पोलियो एवं खसरा, जो बड़ी बीमारियां भी विषाणु से तो होती हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार और जो मलेरिया बीमारी है वो किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। और टाइफाइड, क्षय रोग जैसे हम टीबी बोलते हैं, वो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। सेकंड पेज देखेंगे, जो जैसा कि हमने अभी देखा था, जो जीवाणु और विषाणु के कुछ चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। स्पाइरल जीवाणु दे रखा है आपको, ये यहाँ पे आप स्पाइरल जीवाणु देख सकते हैं ये। और उसके बाद ये छड़नुमा जीवाणु दे रखा है, ये जीवाणु के प्रकार दिए हैं यहाँ पे। उसके नीचे देखेंगे आप क्लाइडोमोनास, क्लाइडोमोनास ये भी ये अमीबा का, ये पैरामीशियम, ये सारे क्या हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो कि प्रोटोजोआ क्लाइडोमोनास और स्पाइरो वगैरह ये क्या हैं, शैवाल के क्लाइडोमोनास वगैरह किसके प्रकार हैं, शैवाल के। और इधर प्रोटोजोआ के जो डायग्राम है जैसे कि अमीबा, और जो पैरामीशियम क्या हैं, पैरामीशियम प्रोटोजोआ हैं। उसके बाद कवक जो यहाँ पे दिया गया है, शैवाल के उदाहरण तो क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगारा हैं। और उसके अलावा जो कवक के उदाहरण है वो क्या हैं, राइजोपस जो कि ब्रेड पे उगता है, ठीक है, और पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये क्या हैं, कवक के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे मित्र व सूक्ष्म जीव। अब हम इसमें देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र किस प्रकार हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है, दही में, ब्रेड में और केक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। वर्तमान पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अपशिष्ट, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कार्बनिक जो अपशिष्ट होते हैं जैसे कि सब्जियों के छिलके, जंतु अपशिष्ट में मलमूत्र आ जाएगा आपका, और विष्ठा जो भी होते हैं वो उनको किसके द्वारा अपघटित किया जाता है। अपघटन मतलब उनको समाप्त किया जाता है किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा। जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। और इसके बाद क्या बनते हैं, जो पदार्थ बनते हैं अपघटन करने के बाद वो क्या रहते हैं, हमें हानि नहीं पहुंचाते, ऐसे पदार्थ बनते हैं, हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो आपने देखा होगा कि जीवाणु जो खाद बनता है वो भी जीवाणुओं की सहायता से ही बनता है, जैविक खाद जो कि होता है। तो जीवाणुओं का औषधि उत्पादन में भी उपयोग किया जाता है, और कृषि में जो मृदा की उर्वरता होती है उसकी वृद्धि करने के लिए भी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। उसके बाद देखेंगे दही एवं ब्रेड का बनना। दही एवं ब्रेड का बनना आप ये कक्षा 7 में पढ़ चुके होंगे कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो दूध को क्या करता है, दही में परिवर्तित करता है। जो डायग्राम दिया है 2.5 विषाणु का डायग्राम दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद पढ़ेंगे हम 2.2 में सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव हमें कहाँ रहते हैं उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो आइए देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पहले दिया है सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जैसा कि जीवाणु को शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक।
सूक्ष्मजीव कैसे हो सकते हैं? एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी। और एक कोशिक जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो कौन कौन से हैं? जीवाणु और कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ। लेकिन कुछ जो शैवाल होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं और कवक भी कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। यह बर्फीली शीत से उष्ण यानी कि गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। यह क्या करते हैं? बर्फीली सतह में भी जीवित रह सकते हैं। बर्फीली शीत मतलब कि बहुत ठंड में भी जीवित रह सकते हैं और उष्ण बहुत गर्मियों में हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव और कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में भी पाए जाते हैं और दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं और सूक्ष्मजीव यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर के अंदर और जंतुओं के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं जो क्या होते हैं? सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं होते। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अमीबा जो कि एक प्रोटोजोआ है वो क्या है? एक अमीबा जो कि क्या है? एक प्रोटोजोआ है, वो अकेले रह सकता है और जबकि कवक एवं जीवाणु हैं जो कि क्या करते हैं? वो समूह में रहते हैं, अकेले नहीं रह सकते। और अगला देखेंगे हम 2.3 में सूक्ष्मजीव और हम। सूक्ष्मजीव और हम। सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब हमसे सूक्ष्मजीव किस प्रकार संबंधित है ये पढ़ेंगे अब। सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक हैं। सूक्ष्मजीव हमारे जीवन में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनमें से कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ जो सूक्ष्मजीव हैं वो कैसे होते हैं? हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं, यानी कि हानिकारक भी होते हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे कि हमें सूक्ष्मजीव हैं वो किस प्रकार लाभदायक हैं और किस प्रकार हानिकारक। तो देखते हैं यहाँ पे अपन ने ये छोड़ दिया था दही एवं ब्रेड का बनना। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए आप लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जैसे जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ। ऐसा तो आपकी माँ होती हैं वो क्या करती हैं? थोड़ा सा दही मिला देती हैं, जिससे क्या होता है? दूध का दही बन जाता है। और ऐसा क्यों करती हैं वो? क्योंकि उसमें दही में क्या रहते हैं? सूक्ष्मजीव रहते हैं, जिससे वो उसे दूध को जमा देते हैं। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वह दूध में क्या करते हैं? सूक्ष्मजीव दूध में जनन कर लेते हैं और उससे क्या बन जाता है? दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। जीवाणु क्या करते हैं? पनीर बनाने में, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। रवा यानी कि सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक रही है। रवा यानी कि जो सूजी होती है उसका, इडली और एवं भटूरे के जो महत्वपूर्ण जो पेय पदार्थ है वो क्या है? दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। जीवाणु एवं ईस्ट जो भी होते हैं वो क्या करते हैं? वो होते हैं चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। इडली एवं डोसा किसके द्वारा बनता है? किण्वन के द्वारा, किण्वन की क्रिया के द्वारा बनते हैं। और किण्वन किसके द्वारा होता है? सूक्ष्मजीवों के द्वारा। क्रियाकलाप 2.3 देखेंगे। एक बर्तन में 1/2 किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। क्या करना है आपको? एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा लेना है अथवा मैदा भी ले सकते हैं आप उसके स्थान पर। उसमें थोड़ी सी क्या डालना है आपको? शक्कर डालना है और फिर उसके बाद क्या करना है आपको? गर्म जल मिलाना है। इसमें थोड़ी मात्रा यानी कि 1 चुटकी ईस्ट पाउडर भी डालना है आपको। क्या डालना है? 1 चुटकी ईस्ट पाउडर डालना है। ईस्ट पाउडर डालकर फिर क्या करना है आपको? गूँथना है।
आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं कि क्या आपने गुथे हुए मैदे को उठा हुआ फूला हुआ पाया है। तो आपने जो आटा या मैदा लिया था उसको क्या आप ईस्ट उसमें डालेंगे 1 चुटकी और शक्कर और पानी मिलाएंगे तो मैदा क्या होगा आपका फूला हुआ नज़र आएगा। ईस्ट पाउडर के साथ मैदा आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, और जैसा कि खमीर द्वारा उठी हुई मैदा ये आपको डायग्राम जो चित्र है 2.6 उसमें दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपन ने यहाँ पे जो छोड़ा था सूक्ष्मजीव और हम में, आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। तो आप इस क्रियाकलाप के बाद देख सकते हैं ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। ईस्ट क्या करते हैं, तीव्रता से जनन करते हैं और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। गैस के जो बुलबुले होते हैं वो क्या करते हैं, खमीर के आयतन को बढ़ा देते हैं, जैसा कि आपको चित्र 2.6 में दिखाया गया है। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। ईस्ट का उपयोग से क्या बनाया जाता है, ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सूक्ष्मजीवों का वाणिज्य। इसमें हम ये उसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, किसके अंतर्गत, जो कि दिया गया है जो हम मतलब कि सूक्ष्मजीव हमें किस प्रकार लाभदायक हैं और किस प्रकार हानिकारक, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सूक्ष्मजीवों का वाणिज्य उपयोग का माने यानी व्यवसाय में किस प्रकार उपयोग होता है। बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जो शराब होता है, बड़े स्तर पर क्या होता है, एल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड होता है, उसके उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। और जो शराब, शराब किसके द्वारा बनाए, शराब, एल्कोहल किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जो गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में जो शर्करा उपस्थित होती है उसमें क्या होता है, शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। जो गेहूँ, चावल, जौ और फल होते हैं उनमें शर्करा होती है, उसका क्या किया जाता है, ईस्ट के द्वारा अल्कोहल और शराब में परिवर्तित किया जाता है। क्रियाकलाप देखेंगे 2.4, जिसमें देखेंगे आप 50 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक क्या भरिए, जल भरिए। इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए, क्या डालना है उसमें, 3/4 भाग तक भर के, और फिर उसमें 2-3 चम्मच क्या डालना है, चीनी डालना है। इसमें 1/2 चम्मच यानी कि आधी चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान यानी कि गर्म स्थान पर ढककर रखिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। क्या करना है आपको, आधा मतलब 50 ml आपको क्या लेना, 500 ml क्या लेना है, एक बीकर लेना है, उसमें 3/4 मतलब 3/4 उसको भरना है। उसके बाद उसमें 2-3 चम्मच चीनी डालना है। उसके बाद क्या करना है आपको, आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालना है और 4-5 घंटे के लिए किसी गर्म स्थान पर रख देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस विलयन को सूखेंगे तो क्या होता है देखिए, यह गंध एल्कोहल की है। जैसे ही आप उसको सूंघेंगे तो क्या आएगी आपको, गंध एल्कोहल जैसी गंध आपको यानी कि शराब जैसी गंध आएगी, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। और जो कि किसके कारण बना है एल्कोहल, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बनी है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाती है। किण्वन की खोज किसने की थी, तो किण्वन की खोज की थी लुई पास्चर ने की थी। किण्वन की खोज का 1857 ईस्वी में। अब देखेंगे सूक्ष्मजीवों के औषधीय पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। जब आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर आपको किसके इंजेक्शन देते हैं, पेनिसिलिन का, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल भी दे देते हैं। इन औषधियों का स्रोत क्या है, सूक्ष्मजीव। ये जो औषधि होती हैं प्रतिजैविक अथवा कैप्सूल और जो कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन है वो किससे प्राप्त होते हैं, सूक्ष्मजीवों से।
ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं। ये जो दवाइयाँ होती हैं वो क्या करती हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। बीमारी जो पैदा करते हैं उन सूक्ष्म जीवों को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। तो किस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं, तो वह औषधि जो क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों को मतलब बीमार हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करते हैं, और तो उनको क्या कहेंगे, या अथवा उनकी वृद्धि को रोकते हैं, उनको क्या कहेंगे हम, प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहेंगे। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है, जीवाणु और कवक से अनेक औषधियाँ बनाई जा रही हैं। जैसे कि कुछ औषधियों के नाम यहाँ पर दिए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, देखिए यार, सन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से के बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की उनके छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह जीवाणु क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि यह जो फफूंद होती है वो जीवाणु वृद्धि को रोकती है। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए, और उन्होंने करके देखा तो क्या जीवाणु, बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए, और इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाए। और इस प्रकार जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने पेनिसिलिन की बनाई फफूंद से। तो अलेक्जेंडर ने किसकी, पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर ने। तो बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इससे आगे की वीडियो में, इससे आगे का जो चैप्टर है इससे आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।